वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लेक्चर नंबर थर्ड लाइवलीहुड फार्मिंग सिस्टम का ये आज थर्ड लेक्चर है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने स्टार्ट किया था कि इंडियन एग्रीकल्चर का स्टेटस क्या है। ठीक है, मैंने आपको एक मॉडल पेपर भी ग्रुप में शेयर किया था, उनमें इनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम इंडियन एग्रीकल्चर का जो स्टेटस है उनको कंप्लीट करेंगे। हमने जो स्टेटस स्टार्ट किया था उनको मेनली 4 पॉइंट में डिवाइड किया था, जो इंडियन एग्रीकल्चर का स्टेटस और अपना इंडिया का रिसर्च में क्या स्टेटस है और लैंडमार्क्स अचीवमेंट क्या है इंडियन एग्रीकल्चर के, और उसके बाद में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड यील्ड, कितना हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी यील्ड हो रही है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर यानी कि कल के लेक्चर में इंडियन एग्रीकल्चर का क्या स्टेटस है, इंडियन एग्रीकल्चर का मतलब जो रिसर्च में क्या स्टेटस है उसके बारे में डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे क्या हमारे लैंडमार्क अचीवमेंट है, कौन कौन सी हमारी रिवोल्यूशन आई थी उसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होने लगा था। उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चरल जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, कितना यील्ड हो रहा है, ठीक है, कौन कौन से प्रोडक्शन का कितना यील्ड हो रहा है उनके बारे में चर्चा करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पहले जो मतलब टोटल ग्रेन हमें कितना प्राप्त होता था, ठीक है, कितना गेन होता था, अभी ग्रेन का क्या सिचुएशन है, टोटल कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ग्राफ के माध्यम से भी ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं। तो फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम का लेक्चर सेकंड जो हमने स्टार्ट किया था वो था हमारा स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया एंड डिफरेंट स्टेट। आज हम डिफरेंट स्टेट का स्टेटस भी जानेंगे और इंडियन एग्रीकल्चर का स्टेटस, कंप्लीट चीजें आज के इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो 2 चैप्टर हमारे 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में हम आगे चलेंगे। और मैंने आपको कल जो मॉडल पेपर भेजा था, जो भी बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, और उसमें मैंने आपको बताया भी था कि आपके लिए क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप 8 से 10 क्लासेस देखोगे तो आप मिड टर्म में 100% श्योर रहो कि पूरे में से पूरे मार्क्स है वो लेके आ सकते हो, क्योंकि जो चीजें मैं बता रहा हूं वो आप लिख के आओगे तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत सही रहेगा। ठीक है, अब इनके चैप्टर वाइज नोट्स है वो हम ऑलरेडी आपको ऐप में डाल रहे हैं। ऐप में फार्मिंग बेस्ड लाइव बीएससी एग्रीकल्चर के सेक्शन में जाओ, या फिर कोई भी बच्चा बीएससी हॉर्टिकल्चर में है तो उनके सेक्शन में जाओ, ठीक है, और उनमें आपको मिल जाएगा कि चैप्टर वाइज नोट्स भी मिलेंगे और कंप्लीट नोट्स भी मिलेंगे, तो आप वहां जाके अच्छे से पढ़ सकते हो। और हिंदी इंग्लिश नोट्स है वो भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि साथ साथ में मैं सारी चीजें समझाता जा रहा हूं। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करके कमेंट जरूर करना। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास में कौन कौन से लैंडमार्क्स अचीवमेंट है। ठीक है, तो उसमें देखेंगे कि हमारा जो 1950 या 51 के प्रोडक्शन की बात करें तो उस टाइम हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा था कितना हो रहा था, लेकिन आज मतलब उस टाइम के कंपैरिजन में अगर हम आज के प्रोडक्शन के बारे में देखें तो आज हमारा जो प्रोडक्शन है, ठीक है, ये जो आपका देख सकते हो कि उन्होंने लिखा है इन ईयर 1950-51 फॉर विच द डाटा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द commodities are available, the authorized source we have been producing about 135 million ton of agriculture and allied sector। ठीक है, लेकिन 2021-22 total production of food and non-food items was about 1300 million ton। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा जो बात करूं मैं मतलब 1950 की, तो उस टाइम हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा था, टोटल प्रोडक्शन फूड और नॉन फूड आइटम्स का, या फिर एग्रीकल्चर के जो भी एलाइड सेक्टर्स है, ठीक है, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो एलाइड सेक्टर के बारे में जानते ही हो, ठीक है, तो 135 मिलियन टन हो रहा था। लेकिन आज अगर हम कंपेयर करके बात करें, आज के जमाने में 2021-22 का डाटा है वो 1300 मिलियन टन है, और अभी जो प्रेजेंट टाइम का डाटा है वो लगभग 1450 मिलियन टन के समथिंग है। ऑथेंटिक डाटा का मिल नहीं रहा था इसलिए मैंने ऐड नहीं किया था। 2021-22 का डाटा था, उसमें 1300 मिलियन टन प्रोडक्शन। समझ सकते हो कि कितना गुना प्रोडक्शन बढ़ा है। ठीक है, यानी कि उस कंपैरिजन से उसका कंपेयर करके देखें तो आज लगभग हमारा 10 गुना प्रोडक्शन है वो बढ़ चुका है। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन हमारा एक लैंडमार्क अचीवमेंट मान सकते हो, बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडियन एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं दिस अचीवमेंट इज वन अमंगेस्ट द वेरी फ्यू। देखो इसमें मतलब बहुत मतलब ऐसे अचीवमेंट ही है, ठीक है, जो अपनी हिस्ट्री को इंडिपेंडेंट इंडिया, जो मतलब पहले इंडिपेंडेंट इंडिया हुआ था उसके बाद भी ऐसे मतलब बहुत कम अचीवमेंट है इंडियन एग्रीकल्चर में आपको देखने को मिलेंगे, जो आपको शो करने वाले होंगे कि आपने नोटिस नहीं किया, सोचा भी नहीं था कि यार इतने बड़े बड़े अचीवमेंट भी इंडियन एग्रीकल्चर के पास में है। तो उसी के बारे में चीजें यहाँ डिस्कस की गई है, इसमें कुछ है नहीं। यहाँ पे हम चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ अपने को रिवोल्यूशन के बारे में देखना। एक
आपने शायद रिवोल्यूशन का नाम नहीं सुना होगा। ग्रीन रिवोल्यूशन सबने पढ़ा है, व्हाइट रिवोल्यूशन सबने पढ़ा है, गोल्ड रिवोल्यूशन वो सबने पढ़ा है, ठीक है। लेकिन आपने रेनबो रिवोल्यूशन का नाम नहीं सुना होगा। रेनबो रिवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछे कि रेनबो रिवोल्यूशन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि द कॉन्सेप्ट रेनबो रिवोल्यूशन इज द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, यानी कि ओवरऑल जो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो रहा, लाइक आप जो क्रॉप कल्टीवेशन होता है, एग्रोनॉमिकल क्रॉप होता है, उसके बाद में आप हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स देख लो, या फिर आप फॉरेस्ट्री के जो भी क्रॉप है वो देख लो, पोल्ट्री देख लो, एनिमल देख लो, ठीक है। जो भी एग्रीकल्चर और उसके एलियार्ड सेक्टर में ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, वो आपका क्या है, रेनबो रिवोल्यूशन के अंदर आता है। रेनबो रिवोल्यूशन के बाद में उनके टोटल होने लगा। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे रिवोल्यूशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको एक एक रिवोल्यूशन याद होनी चाहिए कि कौन सी रिवोल्यूशन किस में आई है। इसमें एमसीक्यूज में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए भी मैंने चैप्टर शुरू करवाया था, उस टाइम आपको बताया था 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेंगे, और आपने देखा भी होगा रिवोल्यूशन से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता। तो ब्लैक रिवोल्यूशन है वो आपको बायोडीजल पेट्रोलियम प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ब्लू रिवोल्यूशन है वो आपके फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो उसके बाद में आपका ब्राउन रिवोल्यूशन है वो आपका लेथर या फिर नॉन कन्वेंशनल इंडिया जो आपका कोकोआ प्रोडक्शन है उनसे रिलेटेड है। उसके बाद में फूड चेन रिवोल्यूशन है वो आपका डबल इनकम इंडियन फार्मर्स अंटिल 2022 के बाद में, ये भी एक नया रिवोल्यूशन है, ये भी आप याद करना। उसके बाद में आपका गोल्डन रिवोल्यूशन है वो आपका फ्रूट या फिर हॉर्टिकल्चर या फिर हनी प्रोडक्शन से रिलेटेड है। उसके बाद में बात कर लेते हैं हम ग्रीन रिवोल्यूशन, सबको पता है ग्रेन जो आपका फूड ग्रेन प्रोडक्शन है उनसे रिलेटेड है। गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन है वो आपका जूट प्रोडक्शन से रिलेटेड है। देन उसके बाद में बात करते हैं ग्रे रिवोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से रिलेटेड है। उसके बाद में पिंक जो आपका ऑनियन और प्रॉन प्रोडक्शन से रिलेटेड है। उसके बाद में बात कर लेते हैं रेनबो या फिर आप उसे एवरग्रीन रिवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है, सदाबहार क्रांति, जिसे आप कह सकते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। रेड रिवोल्यूशन है वो आपका टोमेटो और मीट प्रोडक्शन से रिलेटेड है। राउंड रिवोल्यूशन है वो आपका पोटैटो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। उसके बाद में सिल्वर रिवोल्यूशन है वो आपका एग और पोल्ट्री प्रोडक्शन से रिलेटेड है। उसके बाद में सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन है वो आपका कॉटन, ठीक है, कॉटन प्रोडक्शन से, या कह सकते हो आप यहाँ पे व्हाइट मतलब सफेद क्रांति, सफेद सोना, ठीक है, देखते हैं ना, कपास को ही कहते हैं, तो ठीक है, तो ये भी याद रखना। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट, काफी बच्चे यहाँ गलती कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है ना कि व्हाइट रिवोल्यूशन, काफी बच्चे कॉटन करके आ जाते हैं। व्हाइट रिवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ये चीज ध्यान रखना। और उसके बाद में आता है येलो, जो आपको पता है ऑयलसीड प्रोडक्शन, मेनली मस्टर्ड के ऊपर, सरसों से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सारी की सारी रिवोल्यूशन है वो आपको याद करनी है कि कौन सी रिवोल्यूशन क्या है। मैं एक मेजर जो रिवोल्यूशन है उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा, बाकी आगे आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, जैसे मिल्क प्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उनमें मैं सारी रिवोल्यूशन बता दूंगा। हमारा जो एग्रीकल्चर का मेनली जो प्रोडक्शन है, मेनली जो एग्रीकल्चर के अंदर इंडियन एग्रीकल्चर का जो स्टेटस सुधरा था, वो सुधरा था ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद में। ग्रीन रिवोल्यूशन 1966-67 में आया था। उसके बाद में हमारा प्रोडक्शन है वो अंधाधुंध बढ़ रहा है। मैं आपको ग्राफ दिखा रहा हूं, ये देखना। हमारी जो फूड स्केयर था कि 1950 से उसके बाद में 1970 में देखोगे तो फूड का शॉर्टेज था, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे 2000 की बात है तो फूड आपका सफिशिएंट हुआ था। उसके बाद में बात करूं 2010 की, तो उसके बाद में फूड स्कर्ट था और फूड सरप्लस है 2010 के बाद में। कोरोना जैसी महामारियों को हमने झेल लिया, लेकिन अभी भी हम फूड सरप्लस में हैं। ये फूड सरप्लस क्या होता है तो यहां पे हम समझते हैं, ठीक है। यहां लिखा है कि हमारे पास में बात करूं मैं 1950 में, तो ये हम क्या कर रहे थे, जो भी हमें अनाज मिल रहा था उनसे जूझ रहे थे कि अनाज मिल नहीं रहा था। लेकिन मतलब सोच भी नहीं सकते कि यार अनाज अनाज है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। 1960 के अंदर हमारे पास में जो मतलब फूड की कमी से हम जूझ रहे थे। 1960 में कमी पेशी हो रही थी, थोड़ा मिल रहा था लेकिन पूरा नहीं मिल रहा था, पेट भर रहा था। पहले तो भाई पेट भी नहीं भर रहा था, 3-3 दिन लोग भूखे रहते थे। लेकिन उसके बाद में 1960 में लोगों को थोड़ा थोड़ा खाना मिलने लगा था, लेकिन फिर भी अनाज की कमी थी। बात करूं मैं 2000 की, सेशन 2000 की, तो उसमें क्या हुआ था, हमारा जो पूरा प्रोडक्शन हो गया था, जितना हमें नीड थी उतना प्रोडक्शन हो गया था, ठीक है। लेकिन 2010 में सुरक्षा कर ली कि 1-2 साल अनाज ना मिले ना तो भी अपने को कोई दिक्कत नहीं है। और 2020 के बाद में हम देखें कि हमारा जो इतना प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कोरोना जैसी महामारियों को हमने झेल लिया, जारी कोविड
19 महामारी के दौरान भी खादी उत्पादन प्रणाली मांग को पूरा कर रही है, जिनमें मूल्य श्रृंखला में न्यूनमेसी हस्तक्षेप किए जा रहे हैं और हाल ही के वर्षों में संकेत मिल रहे हैं कि कृषि में ग्रीन हाउस गैस जीएचसी उत्सर्जन की तीव्रता कम हो रही है और उर्वरक उपयोग की दक्षता में सुधार हो रहा है। तो देखो ये क्या है कि हमने बहुत ज्यादा पहले ये पेस्टिसाइड वगैरह ग्रीन हाउस वगैरह यूज किए थे, ठीक है, उनकी बहुत ज्यादा तीव्रता थी, प्रोडक्शन हमने बढ़ाया था, लेकिन हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं कि अब हमारे पास में एकदम प्रोडक्शन है वो कंप्लीट है। तो ये हमारे लैंडमार्क्स अचीवमेंट है किसके लिए, इंडियन एग्रीकल्चर के स्टेटस की बात करें एग्रीकल्चर में, तो ये चीजें आपको लिख सकते हो कि अगर क्वेश्चन आपको पूछे कि इंडियन एग्रीकल्चर के लैंडमार्क अचीवमेंट कौन कौन से हैं, तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हमारा प्रोडक्शन कितना हो रहा है। अगर आप किसी भी एग्जाम में डाटा के साथ में कोई चीज लिखते हो तो डेफिनेटली पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है आपका एग्जामिनर के सामने और आपको नंबर अच्छे देते हैं। अगर आप ये टेबलें वगैरह बना के आओगे ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपने वो जो पीछे का कचरा है ये आपने नहीं भी लिखा है, आपने ये ऑथेंटिक चीजें लिख दी ना, तो डेफिनेटली आपको नंबर देंगे। इनमें कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने चीजें आपको बताई है, ये जैसे ग्राफ आप बना के आ गए या फिर आप रेगुलेशन से रिलेटेड ये ग्राफ तो आपको बनाना ही है। इंडियन की पूछे कि आपका मतलब इंडियन एग्रीकल्चर में फूड प्रोडक्शन का क्या स्टेटस है, तो आप ये बना सकते हो कि कब हमारे पास में फूड सिक्योर था, कब फूड की शॉर्टेज आई थी, उसके बाद में कब फूड सफिशिएंट हुआ था, सिक्योर्ड कब हुए थे, सरप्लस में कब आए थे। ये सारी चीजें अगर आप बना के लिखते हो तो बहुत अच्छा रहता है। बात कर लेते हैं फूड ग्रेन प्रोडक्शन के बारे में। तो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो बात करूं मैं 1950-51 में 51 मिलियन टन हो रहा था, लेकिन बात करूं मैं उसके कंपेयर करके 2021-22 के ईयर को, ठीक है, क्योंकि कुछ डाटा 2023-24 का मिला नहीं था, यहाँ पे 314 है, तो अभी का जो डाटा है वो 332 मिलियन टन है, ठीक है, मिलियन टन है, और ये एज कंपेयर टू 1950 के 6.2% इंक्रीज हुआ है, यानी कि 6 गुना बढ़ चुका है। बात करूं वेजिटेबल एंड फ्रूट प्रोडक्शन में, तो पहले हमें 25 मिलियन मिल रहा था, लेकिन फिलहाल में जो हमें मिल रहा है वो 333 मिलियन टन जो हमें प्रोडक्शन मिल रहा है, एज कंपेयर टू 1950 के कंपैरिजन में अभी प्रेजेंट टाइम के सिचुएशन को देखें तो 13.3 मिलियन टन जो हमारा प्रोडक्शन है, यानी कि 13.3% यानी कि 13 गुना प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज हुआ है। देन उसके बाद में बात करूं मिल्क प्रोडक्शन में, तो मिल्क प्रोडक्शन आपका पहले 1950 से 51 में जो आपका 17 मिलियन टन होता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन है 2021-22 की 210 मिलियन टन, लेकिन ये बात करूं मैं इसी का 2023 का और 24 का जो हमारा है 222 मिलियन टन, बहुत बड़ा अचीवमेंट है और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश है भारत, ये ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो आपका 12 गुना बढ़ चुका है 1950 के। आपने पढ़ा होगा व्हाइट रिवॉल्यूशन में, अगर नहीं पढ़ा तो आगे आने वाले अपकमिंग क्लास में मैं आपको बता दूंगा, ओके। उसके बाद में एग प्रोडक्शन में तो इतना ज्यादा हमारा प्रोडक्शन हो रहा है कि हमें पहले प्रोडक्शन मिल रहा था 1.8%। उसके बाद में बात करूं मैं 2021-22 में 122 मिलियन के समथिंग, और अभी का जो सिचुएशन है 2023 में वो हमारा 135 मिलियन के समथिंग है, 135 बिलियन के समथिंग। ये मिलियन नहीं है, ध्यान रखना बिलियन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत बिलियन में पता ही है ना आपको। 67.8% इंक्रीज, इससे बड़ा अचीवमेंट किसी भी कंट्री के पास में नहीं है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडियन एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। उसके बाद में बात करूं मैं फिश प्रोडक्शन में, तो पहले हमारे पास में 0.8% होता था और प्रेजेंट टाइम का जो हमारा सिचुएशन है उसमें हमारा 14.2 मिलियन टन प्रोडक्शन हो रहा है। और बात करूं मैं कि कितना इंक्रीज हुआ है, तो 17.8% हमारा प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ है। टोटल जो हमारा नेट शोन एरिया है वो पहले हमारा था 130 मिलियन हेक्टर और अभी का जो है वो है 140 मिलियन हेक्टर, यानी कि 1.1% बढ़ा है। इसका रीजन बताता हूं कि और उसके बाद में नीचे देखो आप, जो आपका ग्रोथ शोन एरिया है वो आपका है 150 मिलियन हेक्टर था, लेकिन अभी का जो है वो 198 मिलियन हेक्टर है, 1.3% बढ़ा। इसमें आपने देखा होगा कि यार ये मतलब एरिया, भाई जमीन तो हमारे पास में एकदम बराबर है ना, पॉपुलेशन डे बाय डे चाहे कितनी बढ़े डजंट मैटर, हमारे पास में पहले मतलब
पॉपुलेशन कितनी थी, 50 करोड़ थी, 60 करोड़ थी, 120 करोड़ थी, 140 करोड़ है। लेकिन जमीन तो हमारे पास में पहले भी 329 मिलियन हेक्टेयर ही थी ना, अभी भी उतनी ही है। अपन क्या कर रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है उसको मॉडर्न फार्मिंग के वे में, मतलब जो हमारा पहले प्रोडक्शन हो रहा था उसी जमीन के ऊपर हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो आई है उसके माध्यम से कर रहे हैं। और आजकल बहुत ज्यादा लैंड है वो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर यूज होने लग गई है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि लैंड है वो दिनों दिन कम हो रही है। उसी में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि अपना मेन टारगेट होना चाहिए कि अपने को पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का यूज कम करना है, ठीक है। जो हमारी वाटर यूज एफिशिएंसी है उनको इंक्रीज, जैसे भाई हम पानी पहले फ्लड इरिगेशन में पहले ऐसे ही खेत में पानी छोड़ देते, लेकिन अब हम स्प्रिंकलर मेथड, ठीक है, ड्रिप इरिगेशन लगाते हैं, उसके माध्यम से भी हम पानी का बचाव कर सकते हैं। देन उसके बाद में मैं आपको बताऊं कि हमने पढ़ा था कि जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी उसके माध्यम से भी हम क्या कर रहे हैं, जो लाइट वगैरह होती है उनकी बचत कर रहे हैं, और ओवरऑल एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हाइलाइट्स की। तो यहां देखो, नियरली 3 पार्ट्स ऑफ इंडिया फैमिलीज डिपेंड ऑन रूरल इनकम। मतलब इंडिया का टोटल 1/3 पार्ट, यानी कि थर्ड पार्ट है ना, नियरली 3 पार्ट, मतलब जो रूरल एरिया की इनकम है उसके ऊपर डिपेंड है। और आप सबको पता है कि द मेजोरिटी ऑफ इंडिया इज पुअर, मतलब some 770 million people और about 70% are found in rural areas। मतलब भारत की जितनी पॉपुलेशन है उसका 70% पॉपुलेशन है वो गांवों में रहता है, ठीक है। और वो ही इंडियन एग्रीकल्चर का रीढ़ है, पूरा मतलब कह सकते हैं ना, रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर फार्मर्स को बोला जाता है ना। तो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स बिलोंग टू रूरल एरियाज और ऑलमोस्ट 70% पॉपुलेशन बिलोंग टू रूरल एरियाज। ओके डन। देन बात कर लेते हैं, इंडियाज फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसिंग सीरियल क्रॉप्स लाइक दैट wheat, barley, paddy, maize and pearl millet, okay, as well as increasing its production of fruits, vegetables and milk to meet the demand of growing population with raising income। मतलब सीरियल क्रॉप से तो हम भाई प्रोडक्शन ले रहे हैं, हमारी फूड सिक्योरिटी हुई है वो सीरियल्स क्रॉप ने करवाई, लेकिन उसके साथ साथ में हम फ्रूट्स है, मतलब हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स भी लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गाय भैंसे रखते हैं उनका जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो भी करके बेचते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो मांस बेच के भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मछली पालन एक्वाकल्चर वगैरह भी साथ में कर रहे हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ओके, ये हमारे हाइलाइटेड पॉइंट थे, वो एक लैंडमार्क अचीवमेंट हम जो पढ़ रहे थे पॉइंट नंबर 3 उसके बारे में हमने देखा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन हो रहा है, यील्ड हो रहा है, उनके अंदर जो लीडिंग स्टेट है, यानी कि जो टॉप 10 स्टेट है उनका क्या सिचुएशन है, कौन कौन सा स्टेट, आपको भी पता चलेगा किस स्टेट में कौन सी क्रॉप हो रही है, किसका प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, कौन से स्टेट का एग्रीकल्चर में क्या स्टेटस है, उनके बारे में देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं पंजाब के बारे में। तो पंजाब आपका व्हीट है, राइस है और कॉटन है, उसका बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो व्हीट, शुगर कैन, राइस, मेज। बात करूं महाराष्ट्र की, शुगर कैन, कॉटन, राइस। उसके बाद में बात करता हूं एमपी की, सोयाबीन, व्हीट, राइस। राजस्थान बाजरा, व्हीट, पल्सेस, ऑयल सीड। उसके बाद में बिहार की बात करूं तो राइस, व्हीट, मेज। उसके बाद आंध्र प्रदेश की बात करूं तो राइस, शुगर कैन, चिलीज, ऑयल सीड। कर्नाटका की बात करूं तो कॉफी, शुगर कैन, राइस, ऑयल सीड। तमिलनाडु की बात करूं तो राइस, शुगर कैन, बनाना, ऑयल सीड। वेस्ट बंगाल की बात करूं तो राइस, जूट, पल्सेस और ऑयल सीड। ये अपने जो 10 लीडिंग स्टेट है, यानी कि भारत के अंदर जो भाई 28 स्टेट है उनमें से 10 स्टेट ऐसे है जो एग्रीकल्चर में टॉप पे हैं, और टॉप पे कौन कौन से सीरियल क्रॉप का प्रोडक्शन है वो कर रहे हैं, इनके बारे में हम देख रहे हैं। आगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख रहे हैं, इनके बारे में देख रहे हैं कि जो अपने रीजनल वेरिएशन आ रहे हैं, जिससे कि रीजनल वेरिएशन क्या होता है, पंजाब हरियाणा का रीजन अलग बन रहा है, यूपी का रीजन अलग बन रहा है, महाराष्ट्र का अलग बन रहा है, एक साउथ जोन अलग बन रहा है, तमिलनाडु वगैरह, ठीक है, वेस्ट बंगाल का अलग बन रहा है, कर्नाटका का अलग बन रहा है, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का रीजन अलग बन रहा है। अब पंजाब हरियाणा में
हाई प्रोडक्टिविटी आपको पता है इन व्हीट एंड राइस की हाई प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। उसके बाद में फार्मर्स हियर ऑफन आर एडवांस टेक्नोलॉजी एंड इरिगेशन सिस्टम बट फेस चैलेंज लेक सॉइल डिप्लेशन एंड वाटर शेरिंग। अंधाधुंध फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज पंजाब हरियाणा ने किया है। नो डाउट की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम ये जो चैलेंज देख रहे हैं ना फार्मर्स, भाई उन्होंने इतने ज्यादा फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का यूज किया है, उनकी वजह से सॉइल की प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो गई, ठीक है। पानी की भी थोड़ी कमी आ रही है। उसके बाद में बात करूं उत्तर प्रदेश का, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, बहुत इंपॉर्टेंट, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट एंड शुगर केन, हाँ, विद ए मिक्स ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस। यूपी एक ऐसा स्टेट है जहां आपकी ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस भी हो रही है और मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस भी हो रही है, ठीक है। इश्यूज इंक्लूड आपकी पॉवर्टी अमंग स्मॉल होल्डर्स एंड जो आपका एडिक्वेट जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उनके अंदर भी, मतलब यूपी के अंदर देखोगे ना बहुत सारे ऐसे फार्मर्स जो स्मॉल होल्डर्स फार्मर्स है, ठीक है, मतलब गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले किसान भी यूपी के अंदर आपको मिलेंगे। ये आपके चैलेंज है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला स्टेट उत्तर प्रदेश, जिसमें भी ये चैलेंज है। बहुत सारे लोग गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले, बहुत सारे लोगों के पास में जमीन नहीं है। ये प्रोडक्ट मतलब एक चैलेंज है। उसके बाद में महाराष्ट्र, मेजर प्रोड्यूसर ऑफ केस क्रॉप लाइक कॉटन एंड सोयाबीन, पैसे देने वाली फसलें जिसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन महाराष्ट्र कर रहा है। द स्टेट एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंस, देखो यहां आपका एक प्रॉब्लम चल रहा है, वो है ड्रोट प्रॉब्लम, ठीक है, और पुअर मार्केट कंडीशन। सब स्टेट का प्रॉब्लम भी यहां पे आपको देखने को मिल रहा है, कौन से स्टेट का क्या प्रॉब्लम है और कौन से स्टेट में कौन सी क्रॉप का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हो रहा है। हमने देखा पंजाब और हरियाणा का रीजन का, वहां क्या था, प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है, लेकिन सॉइल डिप्लेशन, वाटर शेरिंग, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं। यूपी के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर स्टेट है, लेकिन वहां स्मॉल होल्डर फार्मर्स है और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले किसान भी आपको मिले, ठीक है। देन उसके बाद में बात करूं महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र के बारे में हमने देखा कि केस क्रॉप, कॉटन और सोयाबीन का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, वो करनी पड़ रही है ड्रॉट और मार्केट का जो कंडीशन है। कभी मतलब मार्केट में जो फ्लक्चुएशन आता है ना, कभी कभी जैसे आप देख रहे हो कॉटन का प्राइस 6,000 रुपए क्विंटल, 8,000 रुपए क्विंटल, 10,000 रुपए क्विंटल। भाई एक फार्मर के पास में अगर 100 क्विंटल या नॉर्मल में बात करूं 50 क्विंटल कॉटन का प्रोडक्शन हो रहा है, पहले उनका प्राइस 10,000 10K पर क्विंटल था, लेकिन अभी उसका हो गया मान लो 8K। कितना हुआ, 2,000 रुपए का नुकसान हुआ। अब 50 क्विंटल के पीछे उसको 1 लाख रुपए का नुकसान होगा ना, या फिर ड्रॉट की प्रॉब्लम, ठीक है, ये मतलब बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाता, उनकी वजह से प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नीचे हो जाता। ये प्रॉब्लम महाराष्ट्र में फेस करनी पड़ रही है। बात करूं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु नोटेबल फॉर its horticultural products and species, the state had well developed irrigation system but face challenge from climate variability। सब चीजें सही चल रही है, अच्छा हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन स्पेसीज वगैरह होते हैं, उनका भी अच्छा खासा प्रोडक्शन दे रहा है, लेकिन यहाँ पे क्लाइमेट का वेरिएशन है। कभी आप देख रहे हो भाई समुद्री इलाका है, क्लाइमेट चेंज होते ज्यादा टाइम वहां लग नहीं रहा है और बहुत ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम वहां फेस करनी पड़ती है। वेस्ट बंगाल, मेजर राइस प्रोड्यूसर विथ ए स्ट्रॉन्ग focus of agro-based industries, the region dealing with the impact of flooding and poor drainage system। अब वहां क्या होता है, अब एक तो आपका फ्लड और दूसरा पुअर ड्रेनेज, जहां पानी भर गया वहां पानी काफी दिन तक नहीं जाता और उसकी वजह से उसके रूट में रूट खराब हो जाती है और क्रॉप डैमेज होने लग जाती है। ये प्रॉब्लम वेस्ट बंगाल के फार्मर्स के साथ में फेस हो रही है, फेस कर रहे हैं वो। उसके बाद में बात कर लेता हूं कर्नाटका, नाउ फॉर कॉफी एंड हॉर्टिकल्चर फार्मर्स आर, देखो
यहाँ क्या है कि आपका जो कॉफी है और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स है उनका अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो वाटर अवेलेबिलिटी है और उसके बाद में जो आपका प्राइसिंग है उनके अंदर प्रॉब्लम है। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना की बात करूं तो फोकस फूड एंड केस क्रॉप दोनों के ऊपर फोकस है, लेकिन यहाँ की जो फार्मर्स हैं जो आपकी स्टेट इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रैक्टिसेस बट स्ट्रगल विद फार्मर्स सुसाइड एंड मार्केट एक्सेस। देखो यहाँ है ना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आप देख रहे हो कि बहुत सारे फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी वो अपना रहे हैं जिनकी वजह से उनका फोकस है वो कैश क्रॉप के ऊपर भी है और फूड ग्रेन प्रोडक्शन के ऊपर भी है। उनके रीजन ये आ रहे हैं कि कई लोगों के पास में लैक ऑफ नॉलेज, अच्छा नॉलेज नहीं है, उनकी वजह से एज कंपेयर टू अदर फार्मर्स देखेंगे तो उनका प्रोडक्शन नहीं हो रहा, वो भी एक सुसाइड का केस माना जा रहा है। दूसरी चीज वहां है कि फार्मर्स को बहुत सारे मतलब इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, मार्केट एक्सेस मतलब मार्केट में आपको पता है यार, मार्केट इंडिया के अंदर है ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है, एक जो मतलब फार्मर सुसाइड कर रहे हैं उनके लिए। आप कभी कभी देख रहे होंगे कि जो भाई हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स होती है उनके अंदर आप गार्लिक वगैरह का देखो, मैंने सच में बता रहा हूं, मैंने खुद ने ऐसे ऐसे केस देखे हैं जहां 80 रुपीज पर केजी जो गार्लिक मिल रहा था वो गार्लिक लोगों को 5 रुपए में बेचना पड़ रहा है। सोचो उस फार्मर्स के ऊपर क्या बीता, जिसने सीड 100 रुपए केजी लाके बोया था, 200 रुपए केजी लाके बोया था, उस फार्मर्स को वो वापस गार्लिक है वो 5 रुपए केजी से बेचना पड़ रहा है। प्याज की आपने खेती देखी होगी, कभी कभार पूरा का पूरे प्याज है वो सड़ जाते हैं। ये प्रॉब्लम फार्मर्स के साथ में है। व्हाट इज माय पॉइंट, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है जो रीजनल वेरिएशन है। और हाँ, राजस्थान के काफी बच्चे तो उनको भी बता देता हूं, वो सोच रहे हैं राजस्थान में क्या प्रॉब्लम है। राजस्थान में प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि राजस्थान है वो ऑल सीड क्रॉप्स का अच्छा प्रोडक्शन कर रहा है, पर मिलेट का अच्छा प्रोडक्शन कर रहा है, व्हीट का अच्छा प्रोडक्शन कर रहा है, नो डाउट, ठीक है। कुछ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का भी प्रोडक्शन राजस्थान कर रहा है, लेकिन राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है ड्रॉट का, सूखा पड़ना। दूसरा प्रॉब्लम राजस्थान के अंदर आता है वो आता है रेनफॉल का प्रॉब्लम। तो सबको पता है राजस्थान के अंदर वो जो ड्रॉट के साथ में आप इंक्लूड कर सकते हो, और उसके बाद में क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये राजस्थान के अंदर प्रॉब्लम है कि भाई मिट्टियां, आप मारवाड़ साइड में तो देखोगे तो बहुत ज्यादा, अगर ड्रॉट पड़ा तो नॉर्मल फार्मर्स जैसे पानी देके क्रॉप्स भी उगाए तो सीधी बात है कि वहां आंधियां वगैरह चलेगी, उसकी वजह से पूरा रेगिस्तान, समझ रहे हो ना आप। ये प्रॉब्लम राजस्थान में है, और पानी की प्रॉब्लम तो है, और राजस्थान नो डाउट जो राजस्थान के नाम सुनते हैं आधे से ज्यादा लोगों को पता लगता है कि ये साले नहाते भी है या नहीं है। बाकी ऐसा कोई बड़ा इश्यू नहीं है, कुछ मतलब डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम है, ये आप खुद जानते हैं राजस्थान से जो बिलोंग करते हैं। तो ये हमने जाने थे क्या क्या हमारे पास में चैलेंज है। उसके बाद में आप ये देख सकते हैं, ये मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि हमारे पास में बहुत सारे चैलेंज भी देख रहे हैं आजीविका प्रणाली, हम जो व्यवसाय कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखो, एक तो हमारे क्या जो नेशनल मतलब जिनका अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, वो एक तो सही से मार्केट तक चीजों को नहीं पहुंचा सकते, ये आप इसमें भी देख लो, ठीक है। इसके आपके गवर्नमेंट के इनिशिएटिव भी दिए हैं, गवर्नमेंट में कुछ अपनी जो चैलेंज हम फेस कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। जो आपका डेब्ट लेवल है वो अप्रोक्सीमेटली 30% रूरल households are debt and with an average debt around 1 lakh, ठीक है। उसके बाद में मार्केट एक्सेस, ओनली अबाउट 30% फार्मर्स हैव डायरेक्ट एक्सेस टू मार्केट, मैनी डिपेंड्स ऑन इंटर। देखो इंटर मार्केट जो आपकी इंटर मतलब इंटर मार्केट्स कह सकते हैं, या फिर आपका इंटर जो आप मीडिएटरीज कह सकते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएटरी इंटर मार्केट का मतलब होता है कि जो आपके मार्केट्स है कि भाई अपने को जहाँ अच्छा पैसा मिल रहा है वहां पे हम प्रोडक्ट मतलब चीजों को नहीं बेच पा रहे, हम नॉर्मल लोकल मार्केट में बेच देते हैं अपना जो भी अनाज वगैरह होते हैं, या फिर जो भी हम खेत से मतलब
फसलों को उगाते हैं, जहाँ हार्वेस्टिंग के बाद में जब बेचने के लिए जाते हैं लोकल मार्केट में बेच देते हैं, या फिर इंटरमीडिएट ट्रीज कह सकते हैं कि इसके बीच में बहुत सारे लोगों को हम ऐसी देख लेते हैं, तो ये आपका एक प्रॉब्लम ही है। ठीक है, 30% लोगों के साथ में तो ऐसा होता है कि वो इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंच भी नहीं पाते, या फिर इंटरनेशनल तो बहुत बड़ी 30% क्या, इंटरनेशनल मार्केट तक तो 5% लोग भी नहीं पहुंच पाते हैं। नेशनल मार्केट तक लोग नहीं पहुंच पाते यार, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। नेशनल मार्केट तक अगर आप पहुंचते हो तो डेफिनेटली आपको उसका बहुत अच्छा एमएसपी प्राइस के अकॉर्डिंग आपको उससे ऊपर ही आपको इनकम मिलने वाला है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है अपने इंडियन एग्रीकल्चर के जो भी फार्मर्स हैं उनके लिए। उसके बाद में देखो, गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव किया है कि डायरेक्ट इनकम सपोर्ट उन्होंने दिया है कि पीएम किसान बेनिफिट्स है वो 100 मिलियन फार्मर्स हैं उनको 46,000 एनुअली पैसे हैं वो डायरेक्ट इनकम सपोर्ट दे रहे हैं। अगर आपके पास में कोई प्रॉब्लम आ रही तो 6,000 रुपए आपको मतलब दे रहे हैं एनुअली। उसके बाद में जो क्रेडिट स्कीम है, क्रेडिट स्कीम भी 35 मिलियन जो आपके कार्ड्स हैं वो दे रखे हैं, जिसमें आपको जो फार्मर्स होते हैं उनको क्रेडिट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ई नाम एज ऑफ जो आपका 2022 or 1,000 mandis market in the integrated into the national agricultural market आपका providing transparency and pricing। मतलब इनाम आपने देखा होगा ऑनलाइन की नेशनल एग्रीकल्चर जो मार्केट है, ठीक है, एग्री ई नाम का मतलब होता है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जो आप ऑनलाइन भी देखते हो इनाम में, तो उसमें प्राइस वगैरह नेशनल मार्केट से आपको एकदम अच्छा प्राइस मिल जाता है, जिनमें फार्मर्स को कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़े। ठीक है, तो ये हमारा था इंडियन एग्रीकल्चर का स्टेटस जो हमने अच्छे से समझा है। आई होप कि जो मैंने 2 लेक्चर लिए हैं ये आपके लिए एग्रीकल्चर को समझने के लिए, एग्रीकल्चर का इंडिया के अंदर क्या सिचुएशन है, कौन सा प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, कौन से स्टेट में किसका प्रोडक्शन हो रहा है, कौन सा स्टेट क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, अपने एग्रीकल्चर का रिसर्च का जो सिस्टम है पूरा ढांचा चल रहा है वो कैसे चल रहा है, सारी चीजें आईसीआर के बारे में पढ़ा है, पूरी चीजें एक एक चीज के बारे में अच्छे से पढ़ा है, हमारी हिस्ट्री क्या थी और आज प्रेजेंट टाइम का सिचुएशन क्या है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ऑल ओवर चीजें मैंने अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है। हो सकता है थोड़ा आपको मतलब टाइम देना पड़े, 1.5 घंटा के समथिंग टाइम लग गया होगा मे बी इस लेक्चर को समझाने में, लेकिन गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि इस लेक्चर को पढ़ लिया, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओ या फिर कोई भी आप सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हो, यहां से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा। इससे ही आगे कमिंग क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। बाकी टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां हम मॉडल पेपर वगैरह टाइम टू टाइम आपको सेंड करते रहते हैं। ठीक है, बाकी 99 रुपीज का कोर्स हमने एप्लीकेशन पे डाल रखा है, एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे आपको एक एक सिस्टमेटिक ढंग से सारी चीजें भी मिलती रहेगी, और आज के जमाने में 99 रुपए कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, हमने ऐसा भी कोई प्राइस नहीं रखा, हम एग्रीकल्चर स्टूडेंट के सिचुएशन को समझते हुए सारी चीजें कर रहे हैं, तो आपके लिए काफी चीजें हेल्पफुल भी हो। आई होप सारी चीजें समझ में आई है, तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बीएचयू के साथ। थैंक यू वेरी मच।